student, welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. In this video, we are continuing the chapter number 2 of class 9, that is matter around us pure. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में स्टडी किया था. हमने मिक्सचर कंपाउंड्स देखे थे क्या होते हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स देखे थे क्या होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दैट इज कोलाइड्स. ठीक है, कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. कोलाइड्स जो होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन दिखते हमें होमोजेनियस है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, आप मिल्क को ले लीजिए या इंक के ड्रॉप वाटर में डाल के देखिए. ठीक है, जो इंक होगी वो क्या होगी, पूरे पानी में क्या होगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी. उसका पूरे वाटर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन कैन यू सी द पार्टिकल्स ऑफ इंक, कैन यू सी द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क ऑल्सो? आप नेकेड आई से क्या मिल्क के पार्टिकल्स देख सकते हैं? आप बता सकते हैं वो वाटर के अंदर मिक्स है, कि मिल्क के अंदर वाटर है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है. क्या आपको वो अलग अलग चीज दिखाई दे सकती है? नहीं देख सकती. ठीक है, नेकेड आई से हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते. लेकिन जब हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग दिखाई देंगे, इंक के जो पार्टिकल्स है हमें अलग अलग दिखाई देंगे. ठीक है, तो कोलाइड्स का नेचर होता तो हेटेरोजेनियस है, बट वो लगता हमें होमोजेनियस है. तो इट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. तो कोलाइड्स के साइज क्या होगी पार्टिकल्स का? इट्स साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई. ठीक है, उसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन आप हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो इनके पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. दैट इज सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से छोटा. उन दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का साइज किसका होता है? कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज होता है. ठीक है, अब इसका साइज इतना बड़ा है कि ये लाइट को स्कैटर कर सके, ये टिंडल इफेक्ट शो कर सके. ठीक है, टिंडल इफेक्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय लास्ट वीडियो, यू कैन प्लीज चेक इट फॉर द टिंडल इफेक्ट. तो कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. उसका पाथ क्या होगा? इजीली विजिबल होगा. ठीक है, उसका साइज का पार्टिकल इतना छोटा है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा है लाइट स्कैटरिंग के लिए. उसका जो साइज है दैट इज इनफ. ठीक है, लाइट स्कैटरिंग के लिए जितना हमें मिनिमम साइज चाहिए होता है उतना उसका है. ठीक है, नेक्स्ट दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट डिस्टर्ब, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल. ठीक है, जब हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, कोलाइड्स बहुत स्टेबल होते हैं. ठीक है, अगर आपको सस्पेंशन और कोलाइड्स में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, आपको बताना है गिवन सॉल्यूशन इज सस्पेंशन और कोलाइड, तो आप कैसे बता सकते हैं? आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस नहीं यूज कर सकते. क्यों? क्योंकि सस्पेंशन भी स्कैटर करता है और कोलाइड्स भी स्कैटर कर सकता है. ठीक है, लेकिन सस्पेंशन को आप देख के बता सकते हो कि दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, वो हमें क्या होता है, एग्जैक्टली हेटेरोजेनियस दिखाई देता है. लेकिन दिस स्टेप, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अच्छे से शो कर सकता है कि नॉट थर्ड, सॉरी फोर्थ पॉइंट, दैट कि गिवन थिंग इज कोलाइड और सस्पेंशन. आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अगर वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो दैट इज सस्पेंशन. अगर वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता दैट इज कोलाइड. ओके, नेक्स्ट, इसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि ये फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर पेपर होता है उसके पोर से इजीली पास हो जाता है. तो आपको इस फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते. मिल्क को आप छानते हो वो इजीली पास ऑन हो जाता है. ठीक है, तो इसके लिए एक न्यू टेक्निक यूज की जाती है, स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. थोड़ा सा मैं आपको अभी यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ. सेंट्रीफ्यूगेशन में हम गिवन सोल्यूशन को ट्यूब में डालते हैं और उस ट्यूब को हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं. तो हाई स्पीड पे रोटेट करने से क्या होता है, जो सबसे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो उससे कम हैवी होते हैं वो थोड़ा ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, और उससे भी कम जो हैवी है वो उसके ऊपर एक और लेयर बना लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द density of the particle, according to the weight of particle, the particles separate. ठीक है, वो अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं, उस लेयर्स को हम अलग अलग फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स. ओके, जैसे ब्लड है,
ठीक है, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को लैब में कैसे सेपरेट करते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, आप कैसे सेपरेट आउट करते हैं, वी सेपरेट बाय द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, वी रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, इसको उतनी हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं कि सारे जो ब्लड सेल्स वगैरह है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर ही क्लियर लिक्विड के फॉर्म में रह जाता है। तो हम लिक्विड को तो बाहर निकाल लेते हैं और ब्लड सेल को टेस्ट ट्यूब में रहने देते हैं, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड लेटर ऑन फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलाइड्स। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो you can write a differentiate between, you can easily write the points of difference between the suspension solutions and colloid. जो solutions होते हैं they are homogeneous, suspensions are heterogeneous, colloids are heterogeneous but they appear to be homogeneous, ठीक है। Second point हम क्या लिख सकते हैं कि suspension के particles they are very small, they cannot be seen with the naked eye and their size is less than 1 nanometer, ठीक है। Suspension it is more than 100 nanometer, their particle can be seen easily with the naked eye, and the colloids it is particle is too small to be seen with the naked eye, that is size is 1 nanometer to 100 nanometer. Third point is solutions से जो particles होते हैं they do not scatter light, ठीक है, and renders this path visible, but suspension के particles जो होते हैं they can easily scatter a beam of light and make its path visible, and colloids के लिए आप same point लिखेंगे that their particles are big enough to scatter a beam of light, that is they show a path, okay, and solutions are stable, ठीक है, उनके particles settle down नहीं होते when left in disturbed, but suspension के stable नहीं होते, they are unstable, they settle down, but colloids के भी क्या होते हैं stable, they do not settle down when left undisturbed, ठीक है। solutions को separate करने के लिए हमें different physical technique use करनी पड़ती है, filtration technique से हम separate नहीं कर सकते, सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन टेक्निक से इजीली सेपरेट कर सकते हैं और कोलाइड्स को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। कोलाइड्स के एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मिल्क मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप एक रूम में अंधेरा कर दीजिए, उसमें छोटा सा होल छोड़ दीजिए और वहां से सनलाइट आएगी, तो आपको क्या होगा, आपको वो सनलाइट का रास्ता दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है वहां पे? क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर डस्ट पार्टिकल और स्मोक प्रेजेंट नहीं होगा तो वो हमें पाथ विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे और हम उसका पाथ विजिबल होगा, ठीक है। तो डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर मेक अ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब आप कहोगे मैम स्मोक तो इजीली विजिबल होता है, स्मोक इसलिए विजिबल होता है ड्यू टू इट्स कलर, नॉट ड्यू टू इट्स पार्टिकल, उसके ब्लैक कलर्स होता है इसलिए हमें वो विजिबल होता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते, हमें उसका कलर नजर आता है, ठीक है। अब अगर आप डेंस कैनोपी फॉरेस्ट लेते हैं जहाँ पे बहुत घना जंगल है और वहां पे कहीं से सनलाइट आती है और हमें उसका रास्ता दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में मिस्ट प्रेजेंट होता है। मिस्ट क्या होता है? जब एयर में वाटर मॉलिक्यूल, नॉट वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। अब आप कहोगे मैम वाटर तो ट्रू सोल्यूशन बनाता है अगर हम सॉल्ट वाटर को मिक्स करते हैं, बट वहाँ पे तो वाटर टिंडल इफेक्ट शो करता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और मिस्ट के अंदर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होकर वो बनाते हैं, पार्टिकल बनाते हैं, बहुत बड़ा साइज बनाते हैं, ड्रॉप्स बनाते हैं, और वो ड्रॉप का साइज बड़ा होने की वजह से वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। वाटर के अंदर यू कैन नॉट फाइंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर, आपको ड्रॉप नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन मिस्ट के अंदर आपको वाटर की ड्रॉप्स मिलेगी, एंड सिंगल ड्रॉप इज मेड अप ऑफ hundreds of water molecule, not hundred, thousands of water molecule, which due to which its size become large, and that size is big enough to scatter a beam of light, okay, जिसकी वजह से हमें स्कैटरिंग नजर आती है, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट नजर आता है। You can see the picture in the book also in NCERT under the colloidal column, the dense canopy forest की आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दी हुई है। What is dispersed phase and dispersion medium? जो ये टर्म्स है ये हम यूज करते हैं सिर्फ कोलाइड्स के लिए, ओके। जैसे सॉल्यूशन के लिए हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज किया था कि जो सब्सटेंस लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट, और सॉल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डिसॉल्व किसके अंदर होता है, सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी। बट इन केस ऑफ कोलाइड वी डू नॉट यूज द वर्ड डिस्पर्स्ड, वी डू नॉट यूज द वर्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इंस्टेड ऑफ सॉल्यूट वी विल यूज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है।
So what is the definition of dispersed phase? The solute-like component or dispersed particle in collide form the dispersed phase. जो solute जैसा component होता है, ठीक है, जो collide का solute जैसा component बनाता है उसको हम dispersed phase बोलते हैं. और dispersed phase जिसके अंदर disperse होता है, क्यों? क्योंकि solute और solvent में ना वो actually proper dissolve होते हैं, बट यहाँ पे properly dissolve नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे हम solute और solvent नहीं यूज कर सकते. हम लोग dispersed phase और dispersion medium यूज कर सकते हैं. तो dispersion medium क्या होगा? The component in which dispersed phase is suspended is known as dispersion medium. ठीक है. तो there are different kinds of collides according to the state of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase can be solid, liquid or gas, and dispersion medium can also be solid, liquid or gas. On this base, we have categorized the collides into aerosols, foams, emulsions, soap, gel and solid soils. Okay. तो aerosols क्या होते हैं? एरोसोल्स वो होते हैं जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस है, ठीक है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है. एंड डिस्पर्स्ड फेज कैन बी लिक्विड और सॉलिड. ठीक है. गैस का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. तो डिस्पर्जन मीडियम वी विल टेक गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम वी विल टेक गैस एंड डिस्पर्स्ड फेज कैन बी लिक्विड और सॉलिड. इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, दिस इज नोन एज एरोसोल. और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, हेयर स्प्रे. ये आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे और आपको पूछेंगे वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कोलाइड्स का कौन सा टाइप है और उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है वो आपसे पूछेंगे. तो आपको हर तरीके से इसको लर्न करना पड़ेगा. फॉग और क्लाउड्स में डिफरेंस क्या होता है? क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत हाइट पे फॉर्म होते हैं, बट जो फॉग होता है वो नियर द सरफेस फॉर्म होता है. ठीक है. हम क्यों बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन क्यों आता है एग्जाम में? क्योंकि फॉग और क्लाउड्स में दोनों में डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस. व्हेन वाटर इज सस्पेंडेड इनटू द एयर, ठीक है, तब हम उसको एयर बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या राइज हो जाता है यहाँ से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड क्लाउड? दोनों का डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों सेम है. ठीक है. दोनों को हम एरोसोल बोलते हैं. दोनों में डिस्पर्स्ड फेज इज वाटर एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस. स्टिल इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत हाइट पे फॉर्म होते हैं और जो फॉग होता है इट फॉर्म नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके. इसीलिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम्स गिवन टू दिस एरोसॉल्स. ठीक है. अब डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है, गैस के अंदर अगर सॉलिड इमर्ज्ड है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? एरोसॉल. एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. जो ऑटोमोबाइल से पीछे से धुआं निकलता है, दैट इज ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ एरोसोल्स. ठीक है. तो एरो से आप याद कर सकते हो, यू कैन मेक ट्रिक ऑफ योर ओन. एरो से आप याद कर सकते हो दैट डिस्पर्जन मीडियम इज गैस एंड डिस्पर्स्ड फेज कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड. ठीक है. अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो हम उसको क्या क्या बोलते हैं? अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है पर डिस्पर्स्ड फेज गैस है तो हम उनको फॉर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फॉर्म. एग्जाम्पल शेविंग क्रीम, सोप बबल्स, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम्स. जितनी भी फायर एक्सटिंग्विश करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर टाइप एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनमें से जब एकदम से फायर लगती है हम ऑन करते हैं, फॉर्म निकलती है, दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्म. दैट इज डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड. उसके अंदर यही चीज होता है. एग्जाम्पल और क्या है? शेविंग क्रीम, सोप बबल. सोप बबल में क्या होता है? लिक्विड के अंदर आपने क्या मिक्स किया होता है? गैस. ठीक है. आप मिक्स तो क्या करते हो? डिटर्जेंट मिक्स करते हो वाटर में, लेकिन वो लैदर फॉर्म करता है. तो लैदर में क्या होता है? लिक्विड के अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर लैदर फॉर्म होता है. तो दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ सोप बबल्स. ठीक है. वाटर के अंदर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे सोप. जो लिक्विड डिटर्जेंट की वजह से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, जब आप उसको उड़ाते हो या आप ऐसे हैंड में लेते हो तो उसके अंदर क्या होता है? बबल्स की एक लेयर होती है, थिन फिल्म होती है बाहर की साइड, विच इज मेड अप ऑफ डिटर्जेंट वाटर. वो डिटर्जेंट वाटर की बनी होती है और उसके अंदर वाटर होता है. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज इमल्शन. व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम इट इज नोन एज इमल्शन. जैसे मिल्क. ठीक है. फेस क्रीम, बटर, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शंस. ओके. No, butter will not come into the emulsions. Butter will come into the category of gels. Okay, तो examples क्या हो गए इसके? मिल्क एंड फेस क्रीम्स.
ठीक है, नेक्स्ट इज सोल्स। सोल्स क्या होते हैं? जब लिक्विड के अंदर सॉलिड होते हैं, यू कैन लर्न इट, एसओ से सॉलिड और एल से लिक्विड। ठीक है, जब लिक्विड के अंदर सॉलिड इमर्ज है तो हम उसको सोल बोलते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, इंक, सोप सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन, पेंट, ये सब क्या है? सोप। देखो, सोप बबल्स की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म, लेकिन अगर सोप सोल्यूशन की बात करेंगे इट इज सोल, क्योंकि सॉलिड के अंदर हमने लिक्विड डिसॉल्व किया है। फॉर्म क्या होता है? व्हेन डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड एंड डिस्पर्स फेज इज गैस, उसको हम फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म, रबर, प्यूमिस्टोन। प्यूमिस्टोन पता है आपको क्या होता है? जिससे हम लोग पैर, अपने जो हील्स होते हैं उनकी रफ स्किन को रब करते हैं। ठीक है, वो उसका बना हुआ था ना, अर्दन मटेरियल का जो बना हुआ होता है, या वैसे भी लाते हो। ठीक है, पेडिक्योर में बहुत यूज होता है। रबर, ब्रेड, ब्रेड के अंदर देयर आर सो मेनी होल्स, तो उन होल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होती है, बट पूरा मटेरियल किस चीज का बना होता है? सॉलिड मटेरियल का बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्म। ठीक है, व्हेन द डिस्पर्शन मीडियम इज अगेन सॉलिड बट डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, नाउ वी आर चेंजिंग द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, उसको हम जेल बोलते हैं, जैसे जेलीज हो गई, चीज हो गया, बटर हो गया, हेयर जेल हो गया। ठीक है, लास्ट कैटेगरी सॉलिड सोल्स। सॉलिड सोल्स के अंदर दोनों सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, रूबी का आपने पत्थर देखा होगा, डिफरेंट कलर्स के पत्थर आते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं यू वियर दिस इन योर हैंड, वो सब उनको वो सब क्या होते हैं? सॉलिड सोल्स होते हैं। मिल्की ग्लास जो ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट, जिससे थोड़ी सी लाइट पास होती है, दैट इज कॉल्ड मिल्की ग्लास, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड सोल। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि वो डाइल्यूट है और वो कॉन्सेंट्रेटेड है? इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी वर्ड यूज कर सकते हो या आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। The concentration of solution is the amount of solute present in given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent. इसको हम क्या बोलते हैं? concentration of solution. ठीक है, ये आपको इतना क्लियर हुआ? जैसे डाइल्यूट है, अगर मैं बोल रही हूँ I have one dilute solution, एक HCl है जो मेरे पास डाइल्यूट फॉर्म में भी है और एक मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे डाइल्यूट HCl का मतलब है कि HCl इज अ सॉल्यूट और उसको किसके अंदर डिसॉल्व किया है? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है हमने। तो यहाँ पे HCl का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट HCl। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl में हम क्या बोलेंगे? कि HCl का अमाउंट बहुत ज्यादा है और वाटर का अमाउंट बहुत कम है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 95% मेरे पास कौन का HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मीन्स 95 ml HCl है उसके अंदर, इन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 95 ml of HCl is dissolved in a 100 ml of solution, or you can write 95 ml of HCl is dissolved in 5 ml of water. ठीक है, मतलब अगर हमने एक 100 ml सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन किसका बनके मिलके बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 95 HCl प्लस 5 ml वाटर, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। वो कितना सोल्यूशन हो गया? 100 ml। और 95 ml क्या हो गया? खाली सोल्यूट। ठीक है, दैट इज HCl। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और 90 और इसको क्या बोल सकते हैं? 95 ml ऑफ HCl इन 5 ml ऑफ वाटर, कि 5 ml वाटर में हमने कितना HCl डिसॉल्व किया है? 95 ml डिसॉल्व किया है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे हमने सोल्यूशन वर्ड यूज किया तो हमने सोल्यूशन का अमाउंट लिखा है, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट यूज किया इसलिए हमने सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट यूज किया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कि कितना सोल्यूट हमारे गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, या आप क्या बोल सकते हैं? कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों से हम क्या निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं।
यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के आई हैव रिटन 3 मेथड्स। फर्स्ट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज, पहला हम लिखते हैं सोल्यूट का टर्म, दूसरा हम लिखते हैं सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट का लिख सकते हो या फिर सोल्यूशन का लिख सकते हो, दोनों का लिख सकते हो, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज है दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 100। देखो ऊपर सोल्यूट का मास ले रहे हैं और नीचे सोल्यूशन का मास ले रहे हैं, तो सोल्यूशन का मास यहाँ पे कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें देखना पड़ता है कि सॉल्वेंट का मास गिवन है या सोल्यूशन का गिवन है। अगर सॉल्वेंट का गिवन है तो हमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन का ही गिवन है तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन का पुट कर सकते हैं। अब दोनों देखो, मास बाय मास है तो वेट है दोनों जगह, तो हम क्या लिखेंगे, वेट बाय वेट। दोनों की यूनिट्स क्या होगी यहाँ पे, ग्राम बाय ग्राम, ये भी ग्राम में लेंगे और ये भी ग्राम में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ परसेंटेज बचेगा। तो दोनों की यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, हम किस में लेते हैं, ग्राम और ग्राम। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, मास इज सोल्यूट, वॉल्यूम किसका लेंगे, सोल्यूशन का। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का मास हम ग्राम में लेते हैं और सोल्यूशन का हम वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हैं, आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, W बाय V। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब दोनों क्या है, सोल्यूट भी का वॉल्यूम लेना है और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है। तो मींस यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मिलीलीटर बाय मिलीलीटर। सोल्यूट का वॉल्यूम भी मिलीलीटर और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी मिलीलीटर में, तो ये हो गया V बाय V, दैट इज सोल्यूट एंड फर्स्ट सेकेंड इज फॉर सोल्यूशन, ठीक है। आपको जो न्यूमेरिकल्स है आपके सिलेबस में फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूले के basis पे, second formula is given in NCERT book but there is no numerical given in the NCERT. If it comes, then it is very simple, just you have to take the mass of solute in gram and volume of solution in a ml. Then you can calculate by mass percentage of solution, volume by volume percentage of solution and volume by volume percentage of solution, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हम बताते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है। अगर कम सोल्यूट है दैट इज डाइल्यूट, अगर ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब समझ में आया। इसी के बेसिस पे हम लोग आफ्टर न्यूमेरिकल वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। Numericals based on the concentration of solution. Here the question is given, a solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. क्या बोल रहा है, 370 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर कितना शुगर डिसॉल्व है, 30 ग्राम। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब क्वेश्चन को स्टडी करके आपको पता चल रहा होगा 30 ग्राम ऑफ शुगर क्या है, सॉल्यूट, और उसको किसके अंदर डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। तो हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले, गिवन, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर गिवन इज 370 ग्राम। तो लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, तो वी विल फाउंड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन एंड फॉर्मूलाज आल्सो, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस amount of solvent, this would be equal to 30 plus 370 gram which is equal to 400 gram. This is what amount of solution. तो concentration of solution क्या होगा, we will write again formula. अब यहाँ पे concentration किस फॉर्म में लिखेगी, mass by mass, ठीक है, weight by weight की फॉर्म में लिखेगी, that is W by W.
which is equal to amount of solute upon amount of solution into 100. अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या आपका 30, सोल्यूशन कितना है 400 into 100. कैंसिल, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 28.45 7.5%. और ये किसने लिखी है W/W फॉर्म में. ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन when 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Next question is, if 100 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, calculate the concentration of solution. अब यहाँ से क्वेश्चन को रीड करके क्या पता चल रहा है, that this is solute but this is what is given, already solution का मास given है. तो यहाँ पे आपको solute plus solvent नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर किसी बाय चांस अगर आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास क्या कर दोगे माइनस, देन यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि सॉल्यूशन टोटल इतना है, उसमें आपको पता है 100 ग्राम 110 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा दिस माइनस दिस, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. बट वो हमें यहाँ पे नहीं करना, कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ solute which is copper sulfate, this is formula of copper sulfate 110 grams, and mass of solution which is equal to 550 gram. दोनों की यूनिट सेम है ग्राम ग्राम, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर यहाँ पे केजी दिया होता या सॉल्वेंट का केजी में दिया होता तो या मिलीग्राम दिया होता तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द सेम यूनिट, अदरवाइज यूनिट्स कैंसिल नहीं होगी और आपका आंसर रॉन्ग आएगा. So concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solvent, solvent is solution into 100, that is 110 upon 550 into 100, cancel 20%. You are calculating percentage, क्योंकि आप तभी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर आपने परसेंटेज साइन नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, 20% का मतलब क्या है, अगर 100 ml वाटर होता तो 20 ml अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन होता, नॉट वाटर, 100 ग्राम का अगर सोल्यूशन होता तो उसमें 20 ग्राम कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता. दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज. तो यहाँ पे 550 में 110 ग्राम है, तो दिस इज मेकिंग 20% ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सोल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स विद 150 ml ऑफ वाटर. मींस 50 ml ऑफ अल्कोहल को किसमें मिक्स किया गया, 150 ml ऑफ वाटर में. तो आपको क्या निकालनी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन. तो 50 ml ऑफ अल्कोहल क्या हो गया आपका सॉल्यूट, और ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम गिवन है और दोनों की यूनिट सेम गिवन है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो वी विल राइट अमाउंट ऑफ, या वॉल्यूम लिखिए आप, वॉल्यूम वुड बी द परफेक्ट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 50 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 150 ml. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन चाहिए होता है. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. तो यू विल राइट 50 प्लस 150 ml which is equal to 200 ml. Next you need to find concentration. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन में इनटू 100, इट इज 50 अपॉन 200 इनटू 100, 25%.
कितना आगे concentration of solution is 25%. Next question is if 2 ml of acetone is present in 45 ml of its aqueous solution. क्या बोल रहा है 2 ml acetone किस में present है 45 ml of its aqueous solution. Aqueous means solvent क्या रहा होगा water. Aqueous word हम कब use करते हैं जब water solvent होता है, लेकिन यहाँ पे solution का amount given है क्योंकि इसने बोला of its aqueous solution. तो solution का amount क्या है 45 ml और सोल्यूट का अमाउंट क्या है 2 ml. तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा 43 ml. 45 माइनस 2, बट वो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या लिखना होता है सॉल्यूशन. तो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 ml. दोनों की यूनिट सेम है. अगर ये लीटर होता तो वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ml, बट हियर इट इज ml गिवन, तो हमें कोई यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. Volume of solution is 45 ml and formula is concentration of solution, that is V by V. आप कैलकुलेट कर रहे हो volume of solute upon में volume of solution into 100, that is 2 upon 45 into 100, 200 upon 45, that is equal to 4.4%. ये 4.4% क्या आ गई V by V. ठीक है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अब इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप अटेम्प्ट करेंगे. प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 2 or 3 times. Please subscribe to our channel Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics, and please like our page on Facebook also. Thank you.